नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर आजकल कह रहे हैं कि गुजरात में हाल जो भी हो आएगा तो मोदी ही। और सोशल मीडिया पर भी पिछले कई दिनों से ट्रेंड हो रहा है, आएगा तो मोदी ही। अब ये बात तो पहले भी कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में आएगा तो मोदी ही। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? झारखंड में क्या हुआ? राजस्थान में क्या हुआ? लंबी लिस्ट है, लेकिन पुरानी बातें छोड़िए इन पुरानी बातों को। आज दोस्तों मैं वाकई आपकी आंखें खोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं गुजरात का असली सच दिखाना चाहता हूं, और वो भी फैक्ट्स और फिगर के आधार पर। और मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में मोदी जी वाकई कितने परेशान हैं और क्यों परेशान है, ये बताने जा रहा हूं। अब सच ये है कि आज की तारीख में गुजरात में आरएसएस भी मोदी जी का साथ नहीं दे रहा। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आरएसएस वालों की जो धरने पर बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं और किसानों को लामबंद कर रहे हैं मोदी सरकार के मुखालिफ। और ये तस्वीर भारतीय किसान संघ की है। जी हाँ, भारतीय किसान संघ आरएसएस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। और जो बीजेपी गुजरात में आरएसएस के बदौलत, आरएसएस के दम पर जीतती चली आई, आज वही आरएसएस गुजरात में खामोश क्यों है? मैं आपको आज ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे ये जाहिर हो जाएगा कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो आज की तारीख में गुजरात में सक्रिय नहीं हो रहे। और देश के दो दिग्गज पत्रकार जो गुजरात को जानते हैं वो खुलासे करेंगे। दत्ता जी होशबोले का सरकार को कोसना, महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार को नंगा करना, ये तमाम बातें जो है ये इस बात का द्योतक है कि कहीं कहीं संघ भी बिल्कुल लगातार चूड़ी कसते रहता है। आरएसएस के संगठनों ने वो ग्राउंड तैयार किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कार्य प्रणाली की वजह से जो है, जो कार्यकर्ता जिस तरीके से लगना चाहिए वो थोड़ा सा डिसएन्चांटेड सा नजर आ रहा है। इस तरह की रिपोर्टें ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब दोस्तों अशोक वानखेड़े भी बोलेंगे और आर.के. मिश्रा भी खुलासे करेंगे और बेखौफ खुलासे करेंगे। एक नया डायमेंशन आपके सामने रखेंगे गुजरात का, आरएसएस का, बीजेपी का, मोदी का। लेकिन मैं चाहता हूं कि मन की बात तो लोग बहुत सुनते हैं मोदी जी की, आरएसएस के नेताओं की मन की बात क्या है? आपने कुछ ही दिन पहले दत्तात्रेय होसबोले को सुना होगा, आरएसएस के नंबर 2, और इन्होंने मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी थी। आज आप इन नेताओं को सुनिए, ये भी आरएसएस के बड़े नेता हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं, किसानों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। ऐसी रैली जो आरएसएस ने शायद बीजेपी सरकार के खिलाफ कभी नहीं की। सुनिए क्या कह रहे हैं। मगर ये इतने करने के बाद भी किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा। स्वास्थ्य हम कार्यकारिणी बैठक ने कल निर्णय लिया है, आने वाले दिसंबर 19 को 19 दिसंबर 2022 को दिन दिल्ली में किसान सिंह गर्जना रैली बनाने का निर्णय लिया। अब आरएसएस में आपने पहले मोहन भागवत को सुना, फिर दत्तात्रेय होसबोले, और अब आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं सब के सब मोदी जी की नीतियों से, पॉलिसीज से, फैसलों से नाराज है और अब कैमरे पर आ रहे हैं। दोस्तों एक और बात, और ज़बरदस्त बात, गोदी मीडिया अक्सर टेलीविज़न पर कहती है, दावा करती है कि मोदी जी का जो परचम है वो लहरा रहा है गुजरात में। मोदी जी की जो लोकप्रियता है दिन ब दिन, उसका जो ग्राफ है गुजरात में आसमान छू रहा है। मैं भी आज आपको एक ऐसा ही ग्राफ दिखा रहा हूं जो ये साबित कर देगा कि मोदी जी की लोकप्रियता आसमान नहीं फर्श छू रही है। धीरे 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 मोदी जी की पॉपुलैरिटी स्लाइड कर रही है, आंकड़े कहते हैं। अब दोस्तों ये ग्राफिक्स देख के, ये आंकड़े देख के, और ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन के हैं,
ये देखकर आप चौंक गए होंगे। कायदे से तो मोदी जी की जो लोकप्रियता थी हर 5 साल में उसको बढ़ना चाहिए था, आसमान की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो अर्श से फर्श पर लोकप्रियता आ रही है। आप खुद ही देखिए 2002 में दंगों के बाद जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, मोदी जी को 127 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद 2007 में जब चुनाव हुआ तो 127 सीटें घट के 117 आ गई। उसके बाद ये सीटें 115 आ गई, और पिछली बार जब डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी दिल्ली में थे और उनकी सरकार गांधीनगर में थी, तब ये फिगर 99 पे आ गया। 127 से 99 ये स्लाइड कर रहा है। और इसलिए जानकार पूछ रहे हैं कि 2022 में क्या होगा मोदी जी। इधर केजरीवाल है, उधर गांव में कांग्रेस पैठ बना रही है और आरएसएस साथ नहीं दे रहा, और महंगाई है और तमाम मुद्दे हैं। 2022 में क्या होगा? अब दोस्तों, मोदी जी की शख्सियत का एक और पहलू, और ये ऐसा पहलू है जो गोदी मीडिया ने आपसे छुपाया। हकीकत यह है कि गुजरात में मोदी जी की किसी भी बड़े नेता से, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वीएचपी का हो, चाहे वो संगठन से आता हो, चाहे वो पार्टी का हो, बड़े नेता से मोदी जी की निभी नहीं, और आज ये चरम पर है। और इसकी वजह से मोदी जी शायद अकेले बीजेपी का रथ लेकर चल रहे हैं। एक नज़र उस पर डाल लेते हैं इससे पहले कि हम यही सवाल, पर्सनालिटी का सवाल, कि क्या वाकई पर्सनालिटी क्लैश है। वानखेड़े जी आज बहुत कुछ हो सकता है बोलें, और मिश्रा जी भी बहुत कुछ बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए कि किस किस से गुजरात में भिड़ गए मोदी जी। देखिए एक और ग्राफिक्स, मोदी जी का पर्सनालिटी क्लैश गुजरात में। किसी भी बड़े नेता को मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक तो इग्नोर किया, या उससे भिड़ गए, या उसको दबा दिया, या कहीं ना कहीं उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, अपना रास्ता साफ किया। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपको एक कंसाइज लिस्ट दी है। बड़े बड़े नाम दिखाएं। पहला नाम मनमोहन वैद्य का है। एमजी वैद्य के बेटे हैं और आरएसएस में टॉप 5 लीडर्स में आज इनकी गिनती होती है। ये भी गुजरात में थे, इनसे भी नहीं निभी। प्रवीण तोगड़िया से जो युद्ध है वो जग जाहिर है, गुजरात नु गृह युद्ध। जी हाँ, गुजरात का झगड़ा। प्रवीण तोगड़िया का तो खैर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। संजय जोशी बीजेपी के आप कह सकते हैं बड़े पावरफुल नेता थे, पावरफुल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे। संजय जोशी को भी नहीं चलने दिया। और ये जो केशु भाई पटेल उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं मोदी को आगे बढ़ाया था, उसी को कुर्सी से उतार दिया। और जहाँ तक LK अडवाणी की बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो मंजिल तय करी, जो मकाम तय किया, उसकी जो धुरी थे, उसकी जो बुनियाद थे, वो अडवाणी थे। 2014 के बाद इसी बुनियाद को हिला दिया। तो ये लिस्ट लंबी है, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है वानखेड़े साहब को सुनने का, RK मिश्रा साहब को सुनने का। 45 साल का तजुर्बा है, और तजुर्बा बोलता है जब वो बेखौफ होता है। बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा, सीधे सुनूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा इन दोनों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह की आवाज़ें आज आपको सुनने को कहीं नहीं मिलेंगी। पहला सवाल सबसे सीनियर पत्रकार इस वक्त जो हैं RK मिश्रा, उनसे हो रहा है। मिश्रा जी, जो बात सामने आ रही है धीरे धीरे वो ये कि आरएसएस इस बार सक्रिय नहीं है गुजरात में, और कहीं ना कहीं नाराजगी है। और हमने पहले देखा, पिछले महीने देखा कि भारतीय किसान संघ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, वो हड़ताल पे बैठ गया था, धरने पे बैठ गया था गुजरात में, किसानों की मांग उठा रहा है। और जो देहात क्षेत्र है वहां पर मंत्रियों तक का बहिष्कार होने की बात सामने आ रही है। तो ये जो नाराजगी है, इसकी वजह क्या है कि आरएसएस कहीं अलग थलग है, मोदी जी अलग कैंपेन कर रहे हैं, संगठन पीछे है, पार्टी कहीं और है? देखिए, हमेशा से ये रहा है कि गुजरात में आरएसएस का संगठन रहा है, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता सिंहासन पर बैठी है तो उसके पीछे सालों नहीं, मैं दशकों तक का जो है आरएसएस का संगठन का काम है। सौराष्ट्र में खास तौर से जो है डॉक्टर दोषी के टाइम में 60 के दशक में, 70 के दशक में वहां से काम शुरू हुआ था, जब कुछ नहीं था।
कोई नामो निशान नहीं था। तब जो है धीरे धीरे बना करके, जैसे मैं कहता हूं कि राजकोट से लेकर के और सोमनाथ तक जो है धीरे 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 आरएसएस ने वो ग्राउंड तैयार किया था, आरएसएस के संगठनों ने वो ग्राउंड तैयार किया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सत्ता में आई। केशुभाई पटेल जो हैं वो बेसिकली संघ के कार्यकर्ता थे जी। और दिग्गज लोगों में से माने। लेकिन जब धीरे धीरे उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आसीन हुए और फिर स्ट्रांग हो गए, तो उनकी जो डोमिनेटिंग और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उसने हर चीज को धीरे धीरे सबड्यू कर दिया। एक वक्त पे कुछ एक जिसे कहते हैं ना कि विरोध के स्वर भी उठे, और वही आगे जाके कारण बना के गुजरात परिवर्तन पार्टी बनी, जिसे गोवर्धन झड़पिया लेके चले थे, और बाद में केशुभाई पटेल भी जुड़ गए उसमें। तो वो विरोध का स्वर वो भी खत्म हो गया, क्योंकि दूसरी तीसरी पार्टी कभी फोर्स बन नहीं पाई। लेकिन कहीं ना कहीं एक कार्य प्रणाली की वजह से जो है, जो कार्यकर्ता जिस तरीके से लगना चाहिए ऑफ लेट, वो थोड़ा सा डिसएंचांटेड सा नजर आ रहा है। इस तरह की रिपोर्टें ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं। अशोक भाई, ये आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा जो आर के मिश्रा जी ने जो कहा है, बिल्कुल यदि हम थोड़ा सा आंकड़ों पे चले जाए, यदि गुजरात में, तो 1995 में बीजेपी 121 सीटों पे आई थी और उसका वोट शेयर करीब करीब 42% था। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ जी। वो सारी मेहनत आरएसएस की थी, वो संघ की मेहनत की। उसके बाद जब 2002 में नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ गुजरात के पार्श्वभूमि में, और जब उन्होंने गोधरा किया, मतलब गोधरा हुआ, अब किया नहीं किया ये सब सारी दुनिया जानती है, डिबेटेबल सवाल है जी। तो गोधरा के बाद उन्हें 126 सीटें मिली और उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसके बाद मोदी को, और उसके बाद तात्कालीन जो संघ था गुजरात में जो काम कर रहे थे, उनकी और मोदी की कभी पटरी बैठी नहीं। मतलब यहां तक कि संघ के कई पदाधिकारी गुजरात छोड़ के वापस चले गए, नए लोग आ गए, क्योंकि कोई भी किसी भी हालत में मोदी जी संघ को जगह ही नहीं, हाथ ही नहीं पकड़ने दे रहे। और सत्ता और संगठन, मतलब संगठन यदि हम संघ को माने, तो इसमें इतनी खामियां पड़ गई थी और इतनी ये हो गई थी। उसके बाद संघ धीरे धीरे संघ एकदम विड्रॉ नहीं हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े युग पुरुष है, नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी भगवान है, उनके मंदिर बन रहे हैं और सारी दुनिया जो अभी कैंपेन कर रही है बीजेपी और जो अंधभक्त लगे हुए हैं, अब उन अंधभक्तों को क्या कहें। नरेंद्र मोदी का अपना रिकॉर्ड अपने होम स्टेट में देखिए, 2002 में उन्होंने 126 सीटें दी थी, उसके बाद 2007 में 117, 2017 में 2012 में 117, 116 आ गई, फिर 99 आ गई। उनका हाईएस्ट पीक 2002 का था जो 126 था। उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार घटते आ गए, क्योंकि संघ धीरे धीरे विड्रॉल सिम्टम दिखाता रहा। फिर एक जब वो केंद्र में लाए, तो केंद्र में संघ ने एक विशेष डिजाइन के तहत उनको लाना था, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के जो सरसंघ चालक से भी सीनियर थे। मैं आडवाणी जी की बात कर रहा हूं, जोशी जी की बात कर रहा हूं, मोहन भागवत से सीनियर थे। तो संघ और बीजेपी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ सा गया। इस बैलेंस को ठीक करने के लिए उन्हें जूनियर लोग चाहिए थे जो हमेशा संघ के दरवाजे पे दरबार में हाजिरी लगाए। तो उन्होंने मोदी को लाया, क्योंकि उन्होंने पहले राजनाथ को ट्राई किया, फिर गडकरी को ट्राई किया, तो गडकरी के खिलाफ आडवाणी जी ने बहुत एक बड़ा फ्रंट खोल दिया। जो D4 थे, उन्होंने एक फ्रंट खोल दिया उनके खिलाफ, दिल्ली के D4 ने। उसके बाद जब मोदी को ले आए, तो मोदी ने संघ का वो सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन मोदी का जो संघ के प्रति लव हेट रिलेशन जो है, वो अब दिल्ली में भी बरकरार रहा है। इसीलिए कई बार संघ जो कड़े रुख अपनाता है, चाहे बिहार के चुनाव में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे अपनी सरकार होते हुए राम मंदिर नहीं बनाना,
बनना, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। संघ चालक ने करने के बाद तुरंत भागादौड़ी मच गई। उसके बाद दत्ताजी होसबोले का सरकार को कोसना, महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार को नंगा करना, ये तमाम बातें जो है ये इस बात का द्योतक है कि कहीं कहीं संघ भी बिल्कुल लगातार चूड़ी कसते रहता है। गुजरात के चुनाव में संघ भी कहीं उसी विड्रॉल फॉर्म में जो 2002 से लगातार विड्रॉल फॉर्म में है, उसी विड्रॉल फॉर्म में है। यही कारण है कि अब नरेंद्र मोदी को यहां तक बोलना पड़ा, मतलब जिस कांग्रेस को समाप्त कर चुके थे, जो कांग्रेस उनके लिए थी ही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो मोदी जी गुजरात में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस अंदर ही अंदर काम कर रही है। गांव में खटिया उन्होंने पार्टी हो रही है। हाँ, खटिया हाँ। चर्चा हो रही है, मिशन। मतलब जो खाट पे चर्चा जो बोल रही है, खटिया मिशन के तहत काम कर रही है। नरेंद्र मोदी को अब कांग्रेस से भी डर लगने लगा है। जो कांग्रेस उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि 2002 से यदि आप कांग्रेस का ग्राफ देखोगे तो आपको भी लगेगा कि एक सही में भगवान भरोसे कांग्रेस चल रही है। जब वहां संगठन एक्टिव नहीं, वहां केंद्रीय नेतृत्व में लाले पड़े हैं। 2002 में उनके पास 51 सीटें थी, मरी हुई हालत में 51 सीटें आई। उसके बाद वो सीटें 59 हो गई, फिर 60 हो गई और फिर 77 हो गई। तो इसके मायने हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात के नेता नहीं है, मैं बता दूं। पॉकेट्स में उनका समर्थन है। कई जगह यदि पूरे गुजरात के नेता होते तो जिस तरह देश में 300 प्लस सीटें लाए, वैसे गुजरात में भी 150 सीटें लाना मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो 150 नहीं आ रही है। आज रूरल गुजरात में, जो ग्रामीण गुजरात है, वहां भयावह स्थिति है। महंगाई अपने चरम पे है। गेहूं की जगह आप चावल देने लगे हो, लोग उससे नाराज है। फर्टिलाइजर का मसला अपनी जगह पे है। किसान आंदोलित है। किसान आंदोलित हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आपको क्या लगता है कि कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है मोदी जी में, या अति आत्मविश्वास है? किस तरह की पर्सनैलिटी है जो लोगों से उनकी बनती नहीं है, टकरा जाते हैं? एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग है वो। मतलब एक पूरा जिस कैनवस पर होते हैं वो पूरा कैनवस डोमिनेट करते हैं। इट हैज टू बी, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, माई वे और द हाईवे। ऑन द अदर साइड ये है कि ही इज अ वेरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मोदी जी। और हर चीज जो है उस पर उनका एक सोच होती है और वो उसको अपने तरीके से कार्यान्वित करते हैं। और उसका कौन को किसको वो काम सौंपेंगे ये कोई नहीं जानता। अगर ये एक चीज है कि भाई यहां से आपको 4 किलोमीटर जा करके और वहां पर एक झंडा गाड़ना है, तो ये कौन करेगा, ये वो तय करेंगे। और वो किसको भेजेंगे जरूरी नहीं है कि संगठन के किसी चीज के अंदर से हो, वो उनका ही अपना कैलकुलेशन होगा। सो बेसिकली ही वर्क्स ऑन हिज ओन कैलकुलेशंस, और उसके लिए ही लोग होते हैं। और लिमिटेड प्रोफाइल होता है उनका, जस्ट दैट मच, जिसके अंदर आपका मुंह हमेशा बंद होना चाहिए। यू शुड नेवर प्रोफाइल योरसेल्फ। आपको जो शांति से क्वाइटली जो काम सौंपा गया है वो करिए और अदृश्य मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आदमी चुपचाप काम करे, मोदी जी की हर बात माने, कैमरे के सामने ना आए, वही मोदी जी के साथ चल सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुंह भी बंद हो और कान भी उतना खुला हो जितना कि उन्होंने कहा है ये काम करना है आपको। मिश्रा जी आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। बहुत आपने, मतलब क्योंकि 45 साल का तजुर्बा है, मोदी जी को आप देख रहे हैं, बड़ी बात कही आपने। मैं वानखेड़े जी से यही सवाल करने जा रहा हूं। भाई वानखेड़े साहब, मिश्रा जी ये कह रहे हैं, जो बहुत शार्प ऑब्जर्वर है मोदी जी के, ये कह रहे हैं उनके साथ वही आदमी चल सकता है जो मुंह से ज्यादा ना बोले, कान से उतना ही सुने जितना मोदी जी चाहते हैं, और आंख से भी उतना ही देखे जितना उसको देखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ही किस तरह की पर्सनालिटी है मोदी जी की? वानखेड़े साहब अनम्यूट करिए। मैं उसमें एक चीज और ऐड करता हूं। वो उतना ही सुने जितने मोदी जी चाहते हैं, उतना ही बोले जितना मोदी जी चाहते हैं, उतना ही देखे जितना मोदी जी देखना चाहते हैं, और सोचने के लिए वो अपना दिमाग बंद करते हैं। मोदी के साथ दिमाग
बंद करके लोग जो है वहीं चल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अपने दिमाग में कुछ सोचने लगे, मोदी जी को लगता है कि ये मुझे आह्वान देने के लिए तैयार हो रहा है। मोदी जी भले ही उनकी एक पर्सनैलिटी लोग कहते कि बहुत निडर है, 56 इंच का सीना है, देश में ऐसा है, लाल आंख से देख लेंगे तो चाइना भग जाएगा। ये मीडिया ने बनाई हुई छवि भाऊ, है। इसमें मैं सवाल आपका एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ उसमें। तो क्या हम ये माने कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, संजय जोशी, तोगडिया, ये जो लंबी लिस्ट है, ये क्या वो लोग थे जिन्होंने मोदी जी के हिसाब से वो चले नहीं, या कहीं ना कहीं कन्फ्रंट्रेशन हो गया? जिन लोगों के आपने नाम लिए, तोगड़िया से लेकर संजय जोशी तक, ये लोग एक नए विचार दृष्टि से आते हैं, विचारों के साथ आते हैं, जो जिनका कैनवास इतना बड़ा है कि दूसरे के विचार भी एक्सेप्ट करते हैं। इन सब लोगों में तोगड़िया और अडवाणी जी बहुत हार्ड लाइनर माने जाते थे। लेकिन अडवाणी जी के पूरे राजकीय कार्यकाल में ऐसा क्षण नहीं मिलता कि अडवाणी जी के सामने कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बोला हो, कोई पत्रकार नहीं बोला हो, कोई नेता नहीं बोला हो कि अडवाणी जी ये हमको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है। और अडवाणी जी समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ऐसा इनको क्यों लग रहा है। आप कम से कम सुनने तो दो, यू शुड बी अ लिसनर। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ये कव्वाल है, मेन कव्वाल वो है, साथ में एक अमित शाह है। जब इनका सुर, इनको जब उसको इशारा करता है तो वो भी सुर लगाते हैं, नहीं तो बाकी किसी को सुर लगाने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ताली बजाना है पीछे। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है। मिश्रा जी, मैं दोबारा आरएसएस पर आ रहा हूँ, जो हमारा विषय था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय किसान संघ, उसने कहा कि साहब हम तो रैली करने जा रहे हैं दिसंबर में, और सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ रैली होगी, सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जो देहात का क्षेत्र है, गुजरात में समस्याएं बनी हुई हैं किसानों के लिए, उनकी हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं और हर जगह धरने प्रदर्शन है। ऐसे में अगर बीकेएस, भारतीय किसान संघ, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, ये गुजरात में अगर अगेंस्ट खड़ा हुआ है सरकार के, और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि साहब आरएसएस सक्रिय नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश नहीं है काडर में, और मोदी जी को ही अब इस रथ को अपने कंधों पे निकालना होगा? देखिए, गुजरात में काफी वक्त से जो मोदी जी की पर्सनालिटी ने ओवरऑल डोमिनेट करना शुरू किया है और डोमिनेट करते आए हैं, तो ये एक फीलिंग बीजेपी के पार्टी वर्कर्स में भी ये आ गई कि भाई मोदी जी जब तक हैं तब तक हमको हमारा ये जो है रथ है ये पार निकल जाए। और एक स्थिति के बाद जब आप खुद कंधे पे सारा बोझ ले लेते हैं, आपके कंधे पे सारा वजन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात की आशंका होने लगती है कि ये स्थिति अगर आगे चलेगी तो नुकसान भी पहुंचाएगी। क्योंकि आप कितने भी सक्षम हों, अल्टीमेटली जो है बूथ तक, पोलिंग बूथ तक लाने वाला लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, या लास्ट स्टेप वाला, वो तो वर्कर ही है। और वर्कर अगर रिलैक्स हो गया, पार्टी वर्कर रिलैक्स हो गया, तो परेशानियां पैदा होंगी। दूसरा कारण जो वैचारिक मतभेद जिसमें खड़े हुए हैं कि आपने इलेक्शन अर्थमेटिक को या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए दूसरी पार्टियों का सारा लोगों को आपने पार्टी में इंडक्ट कर दिया। वो चाहे इसलिए भी किया हो कि आप उनको वहां एक्टिव नहीं देखना चाहते, आपने उनको अपने यहाँ ले लिया और इनएक्टिव बना दिया, और अगर देखा कि भाई आपके वहां फिट होता है तो उसको आपने एक्टिव कर लिया, लेकिन आपके सिस्टम में उसको बैठा लिया। अब इस सिस्टम में बैठाने में और एक कार्डर बेस्ड पार्टी के पिरामिड के उलट जाने से भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथ कार्डर का कहां से मिल रहा है? क्योंकि नीचे से जो पिरामिड है उसमें वर्कर नीचे से उठता हुआ ऊपर तक जाता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र भाई को अपने स्कूटर पर बैठा बैठा करके दुनिया भर घुमाया, या अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाया, या अपने लूना पे घुमाया, और जो आज भी शिस्तबद्ध तरीके से चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन मन में खटास तो है।
अंतिम सवाल बाबू है, क्योंकि समय भी हो रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी शहरों की तरफ बढ़ रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे देहात क्षेत्र में बढ़ रही है, हम क्या माने कि ऐसी परिस्थिति में, जिसको आज हमने डिस्कस किया, तीनों लोगों ने डिस्कस किया, कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि गुजरात का इलेक्शन फंसता चला जा रहा है? गुजरात का विकेट इस बार भी मुश्किल है, पिछली बार भी बहुत मुश्किल था, बड़े मुश्किल से 99 पे आए थे। सूरत का झटका नहीं होता, सूरत में यदि लोगों के साथ नहीं होता तो आप चुनाव हार गए थे, सरकार आपकी चली गई थी। ये 11th ओवर पे सूरत पे जो आपने कब्जा कर लिया, सूरत पे सिकंजा कसा, और जो केंद्रीय एजेंसीज का डर लगा, क्योंकि सूरत में सारा जितना भी काम है पर्चियों का काम होता है। तो उसके बाद जो सूरत रातों रात बदल गया, नहीं तो सरकार चुनाव तो हार गए थे। इसके पहली बार भी आपको हमेशा कोई गिमिक्स करने पड़े। तो गुजरात में आप चुनाव यूं ही जीत नहीं जाते। विकास का मॉडल वो ये सब ढकोसले, ये सब ये झूठ बोलने के तरीके हैं। अब तो कम से कम देश को समझ लेना चाहिए, जिस गुजरात का झूठ का मॉडल, जिस गुजरात का मॉडल विकास मॉडल है, वही ध्वस्त हो गया है। विश्व पुरुष और भगवान साक्षात विष्णु के 12वें अवतार को यदि इतना पसीना आ रहा है तो आप समझ जा सकते हो कि वहां स्थिति क्या है। अब दोस्तों, आरएसएस एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गार्जियन है बीजेपी का, आप कह सकते हैं साया है। और जब साए से ही किसी को परेशानी होने लगे या उसको लगने लगे कि वो साए से कहीं ज़्यादा बड़ा है, अगर ऐसी स्थिति हो, इस तरह की आत्ममुग्धता हो, तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि फिर आगे होने क्या वाला है। और बहुत कुछ वानखेड़े जी ने समझाया, मिश्रा जी ने समझाया, ये जो क्लैश है, अब गोदी मीडिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन मुश्किल विकेट पर तो मोदी जी हैं। और कोई चमत्कार, कोई जुगाड़, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी गुगली अब उनको बचा सकती है, उनकी गुजरात की सत्ता। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर साख गिर रही है तो अक्सर देखा गया है कि सीटें भी गिरती हैं। बहरहाल ज़्यादा दिन नहीं है, अब दिसंबर में ही नतीजे आएंगे ऐसा लगता है। तो बहरहाल मैं अपडेट करता रहूँगा। गुजरात की ये जो जंग है धीरे धीरे त्रिकोणीय हो रही है, और आम आदमी पार्टी जो है वो घेर रही है बीजेपी को उसके किले में, शहरों में, मेट्रोज़ में, और कांग्रेस कहीं ना कहीं चुपचाप खामोशी से, बड़े सलीके से देहात क्षेत्र में बढ़ रही है। मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, उस पर मैं आपको बिल्कुल अपडेट देता रहूँगा, लगातार देता रहूँगा। अब एक गुजारिश बस ये है कि इस तरह के वीडियोस थोड़ी सी जहमत आप भी उठाइए, इसको शेयर करिए। मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात जानी चाहिए गुजरात की गली गली तक, कि वहाँ पता तो लगे कि जो गोदी मीडिया का जो भ्रमजाल है, ये जो माया जाल है, पैसों का, स्क्रीन्स का, टीवी स्क्रीन्स का, अखबारों का, विज्ञापन का, अरबों रुपए का, उसके पीछे हकीकत क्या है, ये वोटर को पता लगना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और हाँ, मन हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको सही समय पे मिल जाए, इसलिए बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लेकिन कमेंट्स लिखना ना भूलें, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं आपके कमेंट्स, और जो हौसला है वो उन्हीं कमेंट्स को पढ़कर मिलता है। इसलिए कमेंट ज़रूर लिखें, आइडियाज़ हों तो वो भी दें, कोशिश मेरी रहेगी आपको कहीं ना कहीं मैं जवाब भी दूँ। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।